नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 75वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर इधर जो भी कड़ी में हम आपसे बात कर रहे हैं उसमें दूसरे राज्यों में जो ग्राम पंचायती व्यवस्था है उसका तुलनात्मक हम आपके सामने रखते हैं कि कहाँ कई राज्यों के बारे में हमने तुलनात्मक आपके सामने रखा। अब जो है आप देखेंगे कि आज हरियाणा के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन हरियाणा के बात करने के पहले एक बात मैं आपको एक 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 सूचित करना चाहूँगा कि देखिए कितना महत्वपूर्ण और कितना ज़रूरी हो गया है गांव सरकार का बनना। कि मैं अपने गांव गया था और वहाँ एक समस्या आई कि वहाँ दूसरे गांव के लोगों या कहीं से भी जो बंदर पकड़ने वाले थे लोग वो लाके बंदर उन्होंने वहाँ पकड़ के रख दिया। अब वो बंदर वहाँ उस गांव में लाके छोड़ दिया। प्रभाव ये हुआ कि उस पूरे गांव में करीब करीब 50-60 बंदर वहाँ उस गांव में आ गए और उस गांव के हमारा जो गांव है सिरसिया ग्राम देवरिया जिले में, वहाँ एक समस्या पैदा हो गई और बंदरों ने इतना नुकसान करना शुरू किया फसलों की, यहाँ तक कि घरों में घुस के उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि खाना कोई बना रहा है तो उसको रोटी छीन लेना, कोई भी व्यवस्था घर के अंदर हो रही है, गांव में अंदर बाहर फसल पेड़ सब उन्होंने नुकसान करना शुरू किया। अब मैं जब गया था गांव में तो लोगों ने ये समस्या रखी, तो मैंने प्रधान से बात किया तो उनसे पूछा कि भाई इस समस्या का समाधान क्या है। तो उन्होंने कहा सब समस्या का समाधान ये है कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक लिखा है, उनके पास चिट्ठी भेजी है, उनसे कह भी रहे हैं कि आप लोग आइए बंदर की समस्या के लिए समाधान के लिए करिए, लेकिन 2 महीने से न यहाँ बंदर की समस्या का समाधान करने के लिए कोई नहीं है और नुकसान रोज हो रहा है। और नुकसान भी छोटे मोटे स्तर का नहीं हो रहा है बल्कि गांव लोगों के जीना मुश्किल हो गया। तो फिर हमने कहा कि क्या समाधान है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपस में कुछ चंदा लगा रहे हैं, करीब 50-60 हज़ार का खर्चा है। जो बंदर पकड़ने वाले लोग हैं वो करीब 50-60 हज़ार रुपया मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमको इतना पैसा मिल जाएगा तो हम बंदरों को यहाँ से पकड़ के और कहीं ले जाकर छोड़ सकते हैं। अब ये एक छोटी सी समस्या बंदरों की आई और उसे किसानों का नुकसान हो रहा है, गांव के रहने वालों को नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं। अब वो चंदा जुटा रहे हैं गांव में चंदा जुटाने में कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, और जब तक उनके पास 50-60 हज़ार रुपये जुट नहीं जाएगा मैं नहीं समझता कि ये समस्या का समाधान हो पाएगा। और कितने महीने तक ये समस्या से वो जूझते रहेंगे इसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं। तो ये आपने देखा, अगर ये गांव सरकार रहती वहाँ तो ये 50-60 हज़ार रुपया गांव सरकार के लिए खुद निर्णय लेती, बैठक बुलाती और ये निर्णय लेती कि इसको बंदर की समस्या का तुरंत समाधान हो। और मैं समझता हूँ पहले तो ये पैदा ही नहीं होता, और अगर पैदा होता तो उसका समाधान तत्काल 2-3-4 दिन के अंदर हो जाता। वो लोग बंदर वाले को पकड़ के बुलाते, उसको पैसा देते 50-60 हज़ार रुपया और वो बंदर ले जाके कहीं छोड़ देता। तो ये आप देखा आपने कि किस तरह से ये गांव सरकार की आवश्यकता एक छोटी सी समस्या के समाधान के लिए कितनी उसकी ज़रूरत है। और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को गांव सरकार ये ग्राम पंचायतें उसका नहीं निर्णय कर सकती हैं, उसका समाधान नहीं कर सकती हैं, तो ग्राम पंचायत का मतलब क्या रहेगा? क्यों ग्राम पंचायत चिट्ठी लिखने के लिए, अधिकारियों के सिफारिश करने के लिए ग्राम पंचायत बना है? इसी संविधान की मंशा क्या, भारत के संविधान की मंशा में जो ग्राम पंचायतों को इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया उसका यही मंशा था कि छोटी सी समस्या का समाधान आप अपने स्तर से नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको समझने के लिए एक मात्र यही उदाहरण, ये बहुत बड़ा ये उदाहरण आपके लिए है कि गांव सरकार की औचित्य और गांव सरकार की ज़रूरत क्यों, गांव में हर ग्राम पंचायत को गांव सरकार के रूप में बदलने की ज़रूरत क्यों है। अब हम आते हैं कि हरियाणा की जो ग्राम पंचायत है उसमें और उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत में क्या उसका अंतर है और उसकी तुलनात्मक
अगर अध्ययन किया जाए तो वो कितना वो बेहतर है और कितना उत्तर प्रदेश का बेहतर है। पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि जैसे गांव जो बाकी तो गांव सभा और ग्राम पंचायत सब कुछ वही है, वहाँ हरियाणा में जो ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में है वहाँ सरपंच बोले जाते हैं, और जो वार्ड से चुने जाते हैं वो लोग पंच बोले जाते हैं। तो वहाँ तो पंच है और सरपंच है। वहाँ ये जो चुनाव गांव का जो आबादी है, जैसे अपने यहाँ 2000 है, वहाँ उन्होंने रखा है कि कम से कम 500 होना चाहिए, और सदस्यों की जो संख्या रखी है उन्होंने 5 से 20 तक की रखी है कि 5 से 20 सदस्य उनके ग्राम पंचायत में रह सकते हैं, ग्राम पंचायत को बना। तो वो उन्होंने ये आबादी थोड़ी कम कर दी है, संख्या भी कम कर दी है, और पंचों की संख्या 5 कर दिया। अपने यहाँ कम से कम 7 है, उन्होंने वहाँ 5 रखा है। तो ये हरियाणा का ये मुख्य अंतर उनके संविधान में। दूसरा उनका ये जो समितियों के लिए मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के में 6 समितियाँ हैं, लेकिन वहाँ समितियाँ जो हैं वो 3 समितियाँ हैं। एक तो उन्होंने एक समिति बनाई ऐसी है कि जिसमें कि एक सामाजिक समिति तो वहाँ है ही है, उसके उन्होंने ये भी अधिकार दे रखा है कि जो 3 जो समितियाँ हैं, मैं उन समितियों को आपके सामने जरा विस्तार से रखना चाहता हूँ कि थोड़ी सी उनकी जो समितियाँ हैं वो थोड़ा भिन्न है अपने उत्तर प्रदेश से, और उनको बड़ा अधिकार दिया है समितियों को। ये और मुझे लगता है कि हरियाणा में इन समितियों के माध्यम से बहुत सारे काम किए जाते हैं, तो इसलिए उनको बहुत अधिकार दे रखा है। और उसमें जितने भी विभाग हैं उसमें वो सारे विभाग उन्होंने उसमें उनको दे दिया है, तीनों विभाग के लिए, कि उसी हिसाब से समितियां जो हैं काम करेंगी कि कौन कौन समिति के अंदर कितने विभाग। तो करीब करीब जो 29 विभाग के जो अधिकार दिया गया है, उन्होंने कोशिश किया है कि उसी सभी तीनों समितियों में वो उनको बांट दिया जाए। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। और जो 29 विभाग हैं वो 29 विभाग, जैसे संविधान वाला जो 29 विभाग है वो सारा का सारा विभाग भी उन्होंने दे रखा है। और वहाँ जो 29 विभाग जैसे उत्तर प्रदेश में है, ये विभाग ग्राम पंचायत को दिया है, तो उसी तरह से 29 विभाग उन्होंने ग्राम पंचायत को दिया है, ग्राम सभा को नहीं दिया। जैसे मैंने मध्य प्रदेश की आपसे चर्चा की थी, मध्य प्रदेश में उन्होंने जो समितियाँ ये अधिकार जो दिए थे, काफ़ी अधिकार दिए हैं, वहाँ तो 29 नहीं है, वहाँ तो 40-45 हैं, लेकिन ये अधिकार उन्होंने दे रखा है ग्राम सभा को। और ये मैंने अंतर बताया कि ग्राम सभा को देने का मतलब है कि कोई भी मामला अगर कार्रवाई करिए तो पहले ग्राम सभा में जाएगा, ग्राम सभा उस पर निर्णय लेगी, तब उस पर ग्राम पंचायत को जाएगा और ग्राम पंचायत उसको क्रियान्वित करेगी। लेकिन इसमें समितियों का मतलब ये है कि ये ग्राम पंचायत को देने का मतलब है कि वो सारे मामले वो जरूरी नहीं है कि वो उनके पास जाए, उनको ग्राम सभा के बाद बल्कि ग्राम पंचायत उस पर निर्णय लेगी, और उसके बाद वो अपना जो कार्रवाई करेगी उसके गांव सभा की जब बैठक होगी तो रखेगी। अब ये तो समितियों का जो नाम है वो आपको देखिए कि इसमें एक उन्होंने प्रोडक्शन समिति मतलब उत्पादन समिति रखा है, दूसरा उन्होंने सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय की समिति, तीसरा है एमिनिटी कमेटी मतलब जितनी सुविधाएं गांव में, और इसके अलावा उन्होंने रखा है कि ग्राम पंचायत जितनी चाहे उतनी समितियां बना सकती है। तो इसका इससे साफ है कि इन तीनों समितियों में उन्होंने क्या किया कि सारे जो करीब करीब 29 विभागों को सभी समितियों में किसी न किसी को 5-7 दे दिया है, किसी को 6 दिया है, किसी को 7 दिया है, और समितियों के लिए भी कर दिया है। तो ये एक व्यवस्था ये हरियाणा का एक अच्छा है कि समितियों को मजबूत बनाया है और समितियों के माध्यम से वो काम करवाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन समितियों के में जैसा कम से कम 5 सदस्य होंगे, जिसमें कि सरपंच भी शामिल हैं, हर समिति में इतने लोग होंगे। लेकिन और इस समितियों में जो गांव के बहुत सारे और लोगों को शामिल करने की भी व्यवस्था कर रखी है। वो जो समितियों में किसको व्यवस्था कर रखी है, देखिए ये
कि इन समितियों में जो गांव में फार्मर्स क्लब हैं, शायद हरियाणा में उन्होंने फार्मर क्लब बना रखा है, महिला मंडल के सदस्य भी हो सकते होंगे, युवक मंडल के सदस्य होंगे, और इस तरह के और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य को भी इस समिति में रखा गया। और इस तरह के अगर कोई सोसाइटी के लोग हैं वो सभी इस समितियों में शामिल होंगे, जो समितियां ग्राम पंचायत बनाएगी। ऐसा अधिकार उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ये तो इस तरह के जो महिला क्लब, महिला मंडल और फार्मर्स क्लब और युवक मंडल उत्तर प्रदेश में तो काम ही नहीं कर रहे हैं, जहाँ हैं भी नहीं, तो उनके सदस्यों को शामिल करने का कोई मतलब नहीं। तो ये उन्होंने लगाया कि सभी तरह के लोगों को समितियों में रखें, और उसमें आरक्षण भी रखा है कि अनुसूचित जाति के भी लोग रहेंगे, और महिलाओं को भी उसमें रखने की व्यवस्था की है। तो ये एक व्यवस्था हरियाणा की समितियों के माध्यम से है। हरियाणा में एक बात का और अंतर है कि वहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब पंच को और सरपंच को हटाने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में भी होता है या अन्य राज्यों में मैंने चर्चा की कि उनके पिता अविश्वास प्रस्ताव लाके हटा सकते हैं, ये व्यवस्था हरियाणा में नहीं है। बल्कि हरियाणा में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर ये ग्राम पंचायतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, अपने ड्यूटी का पालन नहीं कर पा रही हैं, तो उनको अधिकार है शासन को कि उनको भंग कर दे, और भंग करके दूसरी ग्राम पंचायत चुनाव करा के और दूसरे लोगों को उसमें नियुक्त कर दे। तो ये व्यवस्था उनमें वहाँ है। इसका मतलब ये है कि अगर जनता चाहे कि बीच में 5 साल के बीच में अगर प्रधान को हटा सकते हैं तो नहीं हटा सकते हैं, उनके लिए उनको सरकार के अधिकारियों के सामने जाना होगा, और वो सरकार के अधिकारी ही वही तो सरकार है, वो अगर समझते हैं तो वो हटाया जाएगा, नहीं तो नहीं हटाया जाएगा। मैं नहीं समझता कि ये अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि सरकार के अधिकारी तो फिर वो राजनीतिक हो जाएगा, और राजनीतिक हो जाएगा तो मान लीजिए इससे सबसे बड़ी संभावना ये है कि राजनीति में किसी एमएलए और मिनिस्टर के अनुकूल पंचायत समिति वो ग्राम सभा के काम नहीं कर रही है, तो वो उसके कि कोई न कोई उसमें कमी निकाल के और उसको बर्खास्त कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, और फिर दूसरी पंचायत की समिति रख सकते हैं। ये व्यवस्था तो अच्छी नहीं है, और जनता की जो जनता ने चुना है तो जनता को अवसर मिलना चाहिए कि वो अगर किसी प्रधान के असंतुष्ट है उनके कार्यों से और पंच के कार्यों से तो उनको हटा सके। तो ये व्यवस्था। एक व्यवस्था उन्होंने और रखी है हरियाणा में कि वहाँ भी ग्राम सभा की दो बैठक, एक तो होती है कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में कभी एक बार बैठक होगी, और दूसरा उन्होंने रखा है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में दूसरी बैठक। अब ये 2 बैठकें करना अनिवार्य है। उन्होंने ये व्यवस्था रखी है कि अगर लगातार 2 बैठकें सरपंच नहीं बुलाते हैं तो सरपंच का पद एक तरह से सीज कर जाएगा। अब देखिए ये अच्छी व्यवस्था है कि इनको हर हालत में ग्राम सभा की बैठकें 2 बार, इनको 2 बार अगर नहीं बुलाते हैं तो सरपंच हट जाएंगे और उसका अधिकार ले लेंगे, जो अधिकारी होंगे उनके हाथ में चला जाएगा। लेकिन अगर चाहें तो सरपंच फिर कोई आवेदन पत्र कराएं और कहें कि साहब इन कारणों से नहीं मैं बुला सका, तो वो उसको पुनः वो अधिकारी मुकदम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत अधिकारी जो भी हैं, तो वो अधिकारी उनको कह सकते हैं कि नहीं आप बाहर लगें। ये भी एक ये जो व्यवस्था दी गई है ये भी मैं समझता बड़ा ये अनडेमोक्रेटिक टाइप की है, मतलब अलोकतांत्रिक है। एक तो आप बैठक नहीं बुला रहे हैं तो आपने उनको सीज कर देने की बात है, और उसके बाद ये भी अधिकार दिया कि जब चाहे वो आपको वो अधिकारी उसको माफ़ कर सकते हैं कि नहीं अगर आप हट गए तो फिर सफाई दे दीजिए तो हम ठीक कर देंगे। तो एक तरह से वो अधिकारी बैठक नहीं भी बुलाएंगे तो अधिकारी उनको कुछ ना कुछ उस पर लिखवा लेंगे और लिखवा के उनको कह देंगे कि आप जो है ठीक है आप माफ़ कर दिया। इस तरह से तो ये अधिकारियों का हस्तक्षेप यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ भी हो गया। तो एक तो उनको हस्तक्षेप अधिकारियों का ज़बरदस्त है कि जब चाहे वो डिजॉल्व कर दें, उसको भंग कर दें, और दूसरा अधिकारी की बैठक के मामले में भी अगर उन्होंने गलती किया तो बैठक नहीं बुलाया तो उनको जब चाहे तो माफ़ कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो गांव पंचायतों को जो अधिकार दिया गया है, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसा है करीब करीब सभी राज्यों में ये सारे के सारे अधिकार राज्य सरकार के अधीन ही है।
मतलब उनके निर्देश के अधीन या उनके नियमावली के अधीन है, तो वो पूरा का पूरा हरियाणा में भी ग्राम पंचायतें उसी तरह काम करती हैं, शासन के विभाग के रूप में। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, शासन के विभाग के रूप में क्या, शासन के राज्य सरकार के गुलाम के रूप में ये सारे ग्राम पंचायतें काम करते हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा काम करेंगे। लेकिन हरियाणा में अधिकार बहुत दे रखा है उन्होंने, ऐसे ऐसे अधिकार दे रखे हैं कि निर्माण, कोई भी गांव ग्राम में कोई निर्माण होता है, कोई सड़क पे आप वो गली और कूचे पे कोई आप उसको इंक्रोचमेंट करते हैं और उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, पानी का वाटर लॉगिंग होता है, पानी के पुलाग बंद जो भी उनकी संपत्ति है उसका सारा नियंत्रण सब कुछ गाँव में ग्राम पंचायतें के अधिकार में है। और ग्राम पंचायतें अगर के आदेश को अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ दंड भी हो सकता है। ऐसी व्यवस्था भी उन्होंने अपने अधिकार में उनको ग्राम पंचायतों को दे रखा है। कुछ ऐसे अधिकार हैं ग्राम पंचायतों को कि जब चाहें वो जिस गली का, जब चाहे नहीं, मतलब अधिकार है कि वो अपने गांव में जितने मकान हैं उन मकान की नंबरिंग कराएंगे, गांव में जितनी गलियां हैं उनका भी एक नामकरण करा सकते हैं और ये हर गांव घर के नंबर डालेंगे, हर गली का उसका नामकरण करके उसका नाम प्लेट लगाएंगे। जहाँ जहाँ भी इस तरह से उसको अगर तोड़ता है और नेम प्लेट को हटाता है तो उनको दंडित कर सकते हैं। पार्किंग के स्थान बनवा सकते हैं, मेला बाजार लगवाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये अच्छी व्यवस्था है। एक और अच्छी व्यवस्था है कि वो पूरे गांव का एक नक्शा बनाने का भी उनको अधिकार है और उस गांव का जो नक्शा होगा वो गांव में ग्राम पंचायत ही उसको बनाएगी। और ग्राम का नक्शा मतलब जो गांव के आबादी वाला, ग्राम का जो डी का क्षेत्र है आबादी का, उसका नक्शा बनाएंगे कि इसका घर कहाँ है, क्या घर का नंबर है, और जिसको कोई उसके लिए जब नक्शा बनाती है तो आपत्ति देने का मौका देती है। और इस तरह से एक गांव का पूरा ये व्यवस्था गांव में हरियाणा में पहले से ही बना हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के पास ये अधिकार नहीं। एक और महत्वपूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है कि जो उनके कर्मचारी हैं जितने जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, वैसे तो अस्थायी अधिकार कर्मचारी तो उनके गांव पंचायत के हैं ग्राम सचिव तो है ही हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन ग्राम में बहुत सारे जो अधिक कर्मचारी हैं, ग्रामीण स्तर के लेखपाल है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है, पंचायत वो कोऑपरेटिव का सचिव है, और वो महिला स्वास्थ्य वाले कर्मचारी हैं। ये जो बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, इनके बारे में कि अगर ग्राम पंचायत को कोई शिकायत मिलती है तो ग्राम पंचायत उस शिकायत को प्रथम दृष्टया जांच करेगी और जांच करके वो अधिकारियों को भेज देगी, तो अधिकारी उस पर जांच करके कार्रवाई करें। तो ये एक इन्होंने लिखित रूप से दिया, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब ग्राम पंचायत के पास तो सीधे अधिकार है नहीं कि उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर दें। वो जांच करेगी तो जांच तो कोई भी कर सकता है। तो फिर ग्राम पंचायत के लिखने से क्या होगा, ग्राम पंचायत लिख भी रही है तो अधिकारी अगर नहीं सुनेगा, क्योंकि अधिकारी फिर जांच करेगा, तो अधिकारी को संतुष्ट नहीं होगा, तो फिर तो बात तो वही रही कि आप ग्राम पंचायत वाले क्यों लिखें जबकि निर्णय अधिकारी को लेना है। तो लेकिन एक तरह से दिखाने के लिए कि ग्राम पंचायत को कर्मचारियों के ऊपर अधिकार कार्रवाई करने का अधिकार है, ताकि जो कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में उस विधानसभा उसके ग्राम सभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन पर एक दबाव बना रहा है कि अगर हम काम ठीक से नहीं करेंगे तो ग्राम पंचायत या सरपंच हमारी शिकायत ऊपर कर सकते हैं। तो वो शिकायत तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब कार्रवाई करने की अधिकार नहीं होगा ग्राम पंचायत के पास, तब तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ये हरियाणा में की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हरियाणा दिल्ली के नज़दीक है, उसके शहर ज़्यादा विकसित हैं, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं और उनके पास उनकी बहुत आय भी है। तो वहाँ के जो ग्राम पंचायतें हैं उनको अधिकार तो दे दिया, लेकिन ये सारे अधिकार उसी तरह से दिया है जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो दिया है कि ये जो भी राज्य सरकार समय समय पर निर्देश देगी, जो राज्य सरकार नियमावली बनाएगी उसी नियमावली के अनुरूप चलेगा। तो वही ये आशा करना कि नहीं वहाँ आदर्श स्थिति हरियाणा में अधिकार दे देने से बन गया है,
मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई उन आदर्श स्थिति बनी। तो अब ये अपने तुलनात्मक दृष्टि का कहने का मतलब ये है कि और जो और अधिकार है वहाँ जैसे न्याय की व्यवस्था का वहाँ भी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था करने का वहाँ भी अब उनके पास नहीं है, कर्मचारियों के रखने की अधिकार तो दे रखा है कि सचिव के अलावा भी वो ज़रूरत पड़े तो वो कर्मचारी रख सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए भी उनको राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। कुछ वैसे ऐसी बातें हैं कि कुछ मामलों में जो वहाँ के जो ब्लॉक समिति है हरियाणा में, तो उसको बोलते हैं, एक तो आप ग्राम पंचायत हो गई, दूसरा वहाँ है ये बोलते हैं उसको समिति। पर जो ब्लॉक हमारे यहाँ है, जो हमारे ब्लॉक में बोलते हैं ब्लॉक को क्षेत्र समिति, तो उन्होंने भी उसको पंचायत समिति का नाम दिया है। ये पंचायत समिति, क्षेत्र समिति को जो ब्लॉक को कहते हैं क्षेत्र समिति, और उसके ऊपर जैसे जिला पंचायत नहीं, उन्होंने जिला परिषद का नाम देखा। तो उन्होंने जिला परिषद, क्षेत्र, वो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये नाम दे रखा है हरियाणा में। तो जो पंचायत समिति है इनका, वो ब्लॉक स्तर पर, उसका भी बहुत सारे कुछ नियंत्रण उन्होंने ऐसा बनाया है कि वो ग्राम पंचायतों में वो अपना नियंत्रण स्थापित करें। तो ये भी निरर्थक है कि जब ग्राम पंचायत को संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है और ग्राम पंचायत को एक स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार है, तो अधिक से अधिक उनको अपने अधिकारों को प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र रखे। किसी ऊपर वाले के निर्देश देने के से उनका तो स्वतंत्रता भंग होगी। आप उनको अधिकार दीजिए, उनके अधिकारों का वो पालन नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ उनके कार्रवाई करिए। यह तो उचित लगता है कि क्योंकि किसी को भी अधिकार दिया जाए तो उसके नियंत्रण देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई नियंत्रण देखने के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत के, क्योंकि केंद्र सरकार का भी है कि राज्य सरकार अगर में संविधान के अनुरूप काम नहीं करी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, संविधान का आर्टिकल 356 है जिसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर राज्य में हो तो उस समय केंद्र सरकार आपातकालीन लगा सकती है। उसके कुछ शर्त हैं कि किस मामले में आपातकालीन लगा सकती है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन क्या है, ऐसी है। तो उसी तरह से ठीक है, अगर आपको लगता है कि ग्राम पंचायतें ठीक ढंग से नहीं काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर आप उनके ऊपर सख्ती से आप कार्रवाई कर सकते हैं। हरियाणा में अधिकार है कि उनके अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं ग्राम पंचायत को। लेकिन बाकी काम अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए। फिर उनके ऊपर रोज के रोज नियंत्रण रखना, ये बिल्कुल संविधान के मंशा के विपरीत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक ग्राम पंचायतें कभी भी विकसित नहीं हो पाएंगी। कभी भी ग्राम पंचायतें, कभी भी ग्राम के लोगों को इच्छाओं के अनुरूप, उनकी ज़रूरतों के अनुरूप कभी वो लोग काम नहीं करेंगे, कभी वो उनके इच्छाओं के अनुरूप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्थिति है कि ग्राम पंचायतें वो आपने बहुत दे दिया अधिकार, लेकिन उसमें हमेशा एक आपका हुक्म चलेगा, राज्य सरकार का, राज्य सरकार के नियमावली चलेगी, राज्य सरकार के निर्देश चलेंगे, वो क्या समझेंगे। और फिर ये एक ये जो नियमावली है, कानून और यह अधिकार, इसको इतना बड़ा कानूनी का ये पेंच है, दाव पेंच है कि ग्राम के लोग इसको आशा करिए कि हर चीज़ को समझ जाएं और ग्राम पंचायतें उसके हिसाब से काम करें, क्योंकि वो उनके समझ के बाहर की बात है। ऐसा आपने बनाया है, क्योंकि जितना नियंत्रण रखेंगे उतने ही आप कायदा कानून जारी करेंगे। राज्य सरकार क्या करती है, नियंत्रण कैसे करती है? निर्देशों से, नियमावली से। तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसमें आप जितना उसको कोशिश करेंगे कि इसको नियंत्रित करो, तो आएगा आदेश, फिर उसको आदेश से उन्होंने कुछ देखा आपने नहीं नियंत्रित हो रहा है, फिर एक दूसरा आदेश, फिर नहीं नियंत्रित हो तीसरा आदेश, तो सैकड़ों आदेश करके उनको आप जकड़ लेते हैं। और वो ग्राम पंचायतें जान नहीं पाती है कि हमें ये करना है, वो करना है, और वो लोग वो उसके माहिर तो है नहीं। आपने अपने शासन में दे रखा IAS PCS को आपकी मदद करने के लिए व्यवस्था बना रखी है,
नेता लोग, मंत्री लोग अपने चुने हुए लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी मदद के लिए तो आईएएस और पीसीएस के अधिकारियों को रखा है कि वो बताएंगे कि क्या कानून है, क्या करें। गांव पंचायतों को तो ऐसा अधिकार आपने दिया नहीं, और न उनके पास ऐसे लोग हैं। तो उनके लोग आप ही के दिए हुए वही पंचायत सचिव है और उसके ऊपर अधिकारी हैं, वही जाके गाँव वाले कहते हैं कि ये ऐसे करिए तो वैसे करिए। तो वो उनके फिर वो नौकर की तरफ से वो बेचारे आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि उनको उस अपने स्तर पर समझने का उनके पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, क्योंकि उन्होंने 29 विभाग तो अपने बनाए नहीं है कि अपने 29 विभागों में लोगों को रखें और उनसे समझें कि हम क्या क्या इसमें हमें इस अधिकार का प्रयोग कैसे कैसे करना चाहिए। तो ये एक जाल बना रखा है और उसी जाल में ग्राम पंचायतों को फंसा रखा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जाल इसलिए बना है कि ग्राम पंचायतें के लोग अपना काम खुद ही करने लगेंगे, सारी व्यवस्था अपना खुद करने लगेंगे, तो इन नेताओं को, मंत्रियों को और अधिकारियों को जो लूटने और खाने की जगह कहाँ मिलेगी? अगर यही जगह है ना कि इन्हीं के ये अज्ञानी लोग हैं, इन्हीं के नाम पर जितना कमाई कर लो। अगर एक उदाहरण के लिए कि अगर आपको हर गांव में अगर 10 लाख की दवा भी 10,000 की, 10 लाख छोड़िए, 7 विभाग को 10,000 की भी दवा टैबलेट कोई बांटना हो तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 का टैबलेट का तो सोच लीजिए कि कितना करोड़ रुपया का दवा खरीदना पड़ेगा। तो अब उस खरीदने में बटेगी, गांव में जाएगी 10,000, उसका एक ही मुश्त उनको उसका 50% कमीशन मिल जाएगा या 60% कमीशन मिल जाएगा। लेकिन गांव वालों को अगर आप पैसा दे देंगे तो वो अपनी दवा खुद खरीद लेंगे, तो आपको कमीशन कहाँ मिलेगा? सीधा था, कोई बहुत बुद्धि और अकल लगा कर समझने की जरूरत नहीं है। वो दवा ये बांटेंगे और वो दवा आपको खाली आपका गांव में पहुंच जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा तो बात है। अगर पहुंच भी जाए तो उतनी दवा खरीद हुई है, वो दवा का पैसा यहाँ राज्य मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो ले लेंगे, जो निर्देशक है वो अपना हिस्सा ले लेगा, और उसके बाद सीएमओ जिले स्तर का जो बंटवाएगा 3, तो एक तो जिले स्तर वाला ले लेगा, फिर वो ले लेगा क्या नाम है जो स्वास्थ्य निर्देशक होगा वो अपना हिस्सा लेगा, और मंत्री तो बिना लिए हिस्सा तो वो दस्तखत करेगा नहीं, चाहे वो कहेगा कि हमको तो राजनीति करनी है और बिना पैसे के राजनीति होती नहीं है, तो अपना हिस्सा लेगा। और अगर मुख्यमंत्री भ्रष्ट है तो मुख्यमंत्री सारे विभागों से लेता है, सब लेते हैं। ये भाई जानिए, वो गंगा में खड़े होकर भी मंत्री और मुख्यमंत्री और अधिकारी कहें कि हम पैसा नहीं लेते हैं, तो आप कभी विश्वास मत करिएगा, वो लेते हैं। कभी पार्टी के नाम पर लेंगे, कभी अपने नाम पर लेंगे, कभी हाईकमान के नाम पर लेंगे, कभी चुनाव के नाम पर लेंगे। मतलब उनका ये धंधा ही है, इसलिए वो सत्ता पे जाते ही हैं। उसके लिए आप चाहे वो कितनों भेष बदल के लोग आवे, उस पर अगर आपने विश्वास कर लिया तो मैं समझता हूँ कि इतना एक ऐसी चीज़ पर विश्वास करना है जैसे कि पानी में जो कहावत है ना कि पानी में कहीं मछली जो है वो पानी नहीं पीती है, उस तरह की ये कहावत हो जाएगी। तो ये तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि गांव का पैसा गांव में जाए। गांव में पैसा अगर मान लीजिए 10,000 की दवा गांव में गया, तो 10,000 के पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रधान ने कुछ खाया भी तो 50% क्या खा लेगा? क्या 5,000 खा लेगा? क्या बहुत प्रधान खाएगा? अगर खा पाया तो, क्योंकि वहाँ सबके नज़र में है, तो 2,000 1,000 का खा लेगा, 8,000 तो गाँव में मिला। ये लोग तो 10,000 में 5,000 तो मान के चलिए, आजकल तो 70% 60% कमीशन बात ही चल रही है, क्योंकि कई स्तर बढ़ता है, और नहीं तो दवाई वो कंपनी वाला नहीं देगा। तो वो 5 रुपये के, तो उसका रास्ता क्या है कि 5 रुपये की दवाई को वो जो 5 रुपये में एक टेबलेट बनना है उसको 20 रुपये में बनाता है, पहले जोड़ लेता है, क्योंकि 5 रुपये में तो उसको भी प्रॉफिट कमाना है, 2.5 रुपये मान लीजिए, तो 5 रुपये में और वो 15 रुपया मान के चलता है कि 15 रुपया इन लोगों को खिलाने के लिए हम व्यवस्था रहे। तो सरकार उनसे जो दवा खरीदती है वो खरीदती है 20 रुपये में एक टेबलेट। लेकिन अगर ग्राम पंचायत के पास अधिकार रहता है उस दवा खरीदने के लिए, तो वो तो 20 रुपये में खरीदेगी नहीं, वो तो मार्केट से जाके खरीदेगी, और मार्केट से जाकर खरीदेगी, कहेगी भाई ठीक है, हम तो आपको सीधे हमको देना है। अच्छा, दवाई वालों को भी दिक्कत नहीं है, दवाई वाला सीधे एक ही आदमी को गाँव को ही तो पहुँचाना है, तो उसको एक ही आदमी कमीशन देना है। तो अगर वो दवाई वाला 20 को कमीशन देना है तो कहा 2 रुपया का कमीशन दे देगा, 8 रुपये की दवाई तो देना ही देना है उसको, और 8 रुपये की दवाई में आप समझ लीजिए कि जहाँ 1 टैबलेट आ रहा है उसमें 4 टैबलेट आएगा। ये व्यवस्था है। तो इसी व्यवस्था को मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक ये आप समझ लीजिए कि गांव के सरकार को व्यवस्था को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ये व्यवस्था इन नेताओं के
भ्रष्टाचार के, शासन के भ्रष्टाचार के ख़त्म नहीं होगी और जनता की स्थिति ये रहेगी कि जनता के सामने इन नेताओं और अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा। और ये कभी भी गांव के लोग जैसा अपने गांव को बनाना चाहते हैं वैसा कभी नहीं बना पाएंगे, कभी भी वहाँ उनके सपनों का गांव नहीं बन पाएगा। और गांव हमेशा एक झुग्गी झोपड़ी टाइप का एक स्थान रहेगा। वो समझते हैं कि आप बिल्डिंग बन गई, थोड़ा सड़क बन गई, सोलर लाइट लग गया तो गांव विकास होगा। गांव में कुछ वहाँ भी थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें दिख जाएंगे तो कुछ लोग तो विकसित हो ही जाते हैं। कोई व्यवस्था लाइए, क्योंकि जहाँ चोरी चमारी है वहाँ कुछ लोग तो निश्चित रूप से 20-25% लोग तो विकास होता ही है, खूब अच्छी तरह से विकास होता है। लेकिन बाकी लोगों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसको बल्कि कुंठा अलग पैदा हो जाती है कि देखिए उसी गांव में 20 लोग तो लूट खसोट के अपनी ज़िंदगी दलाली वलाली करके बढ़ा लिए, लेकिन 80% लोगों में कुंठा हो जाती है कि हम लोग वहीं कोई हैं। तो इसलिए गांव को अगर हमें विकसित करना है तो गांव सरकार के लिए जन आंदोलन को अगर चलाया है, जितना जल्दी चलाना है, जितना तेज करेंगे उतना जल्दी गांव सरकार की स्थापना होगी। अब ये हरियाणा का आपने समझ लिया। अगले रविवार को मैं फिर किसी एक दूसरे राज्य के बताऊंगा। लेकिन मेरे कहने मतलब थोड़े बहुत अंतर जरूर है, लेकिन जो मूलभूत व्यवस्था है करीब करीब सभी ग्राम पंचायतों की एक ही जैसी है। ये सारी ग्राम पंचायतें गांव राज्य सरकार के गुलाम बन के काम कर रही हैं। धन्यवाद साहब।